हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MANE 6 सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, डिफाइन एंड डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन एंड मार्जिनलाइजेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें दो इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और मार्जिनलाइजेशन, को डिफाइन करके डिटेल में डिस्कस करना है। हमें बताना है इनका मतलब, फीचर्स, एग्जाम्पल्स और कैसे ये दोनों समाज में इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन क्रिएट करते हैं। थियोरेटिकल पॉइंट्स भी इंक्लूड करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और मार्जिनलाइजेशन दोनों सामाजिक असमानता, इनइक्वालिटी, को समझने के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है समाज को अलग अलग लेवल्स में बांटना, जैसे कास्ट, क्लास या ऑक्यूपेशन के बेस पर। मार्जिनलाइजेशन का मतलब है कुछ ग्रुप्स को समाज के मेन स्ट्रीम से दूर कर देना, जहां उन्हें रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज कम मिलती है। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर जैसे थिंकर्स ने अलग नजरिए से समझाया है। मेन बॉडी। 1. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का अर्थ और स्वभाव। डेफिनेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें सोसाइटी के लोग अलग अलग स्टेटस, पावर और प्रेस्टीज के बेस पर डिवाइड होते हैं। फीचर्स। हर समाज में होती है, बस उसका फॉर्म अलग होता है। ये सोशल होती है, बायोलॉजिकल नहीं। इससे समाज में इनइक्वालिटी और हायरार्की बनती है। एग्जाम्पल्स। इंडिया में कास्ट सिस्टम एक रिजिड स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है। वेस्टर्न सोसाइटी में क्लास सिस्टम वेल्थ और ऑक्यूपेशन के बेस पर होता है। थियोरेटिकल व्यूज। कार्ल मार्क्स स्ट्रैटिफिकेशन क्लास कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू समझते हैं। मैक्स वेबर क्लास, स्टेटस और पावर 3 डायमेंशन कहते हैं। डेविस एंड मूअर कहते हैं ये सिस्टम फंक्शनल है क्योंकि ये केपेबल लोगों को टॉप पोजीशंस देता है। 2. मार्जिनलाइजेशन का अर्थ और स्वभाव। डेफिनेशन। मार्जिनलाइजेशन का मतलब है कुछ लोगों या ग्रुप्स को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एक्टिविटीज से दूर कर देना। कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे सोशल एक्सक्लूजन होती है। लोग राइट्स और अपॉर्चुनिटीज से वंचित होते हैं। यह जेंडर, कास्ट, रिलीजन, रेस या डिसेबिलिटी के बेस पर होती है। एग्जाम्पल्स। डालट्स को कास्ट के बेसिस पर बाहर रखा गया। आदिवासीज को लैंड डिस्प्लेसमेंट और एजुकेशन के अभाव के कारण मार्जिनलाइज किया गया। वीमेन को डिसीजन मेकिंग और एम्प्लॉयमेंट में पीछे रखा गया। थियोरेटिकल व्यू। थिंकर्स जैसे पाउलो फ्रायर और बॉर्डियू कहते हैं कि एजुकेशन और कल्चर से भी इनइक्वालिटी रिप्रोड्यूस होती है। 3. स्ट्रैटिफिकेशन और मार्जिनलाइजेशन का संबंध। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्ट्रैटिफिकेशन हायरार्की बनाता है, मार्जिनलाइजेशन इस हायरार्की को और मजबूत करता है। एग्जाम्पल, जैसे कास्ट सिस्टम में स्ट्रैटिफिकेशन ने लोगों को अलग किया और मार्जिनलाइजेशन ने लोअर कास्ट्स को और पीछे कर दिया। इम्पैक्ट। सोशल मोबिलिटी कम होती है, फ्रस्ट्रेशन और एलियनेशन बढ़ता है। गवर्नमेंट मेजर्स, रिजर्वेशन, अफर्मेटिव एक्शन और इंक्लूजन पॉलिसीज इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए बनाए गए हैं। 4. परिणाम और समावेश की जरूरत। स्ट्रैटिफिकेशन के परिणाम। एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट में इनइक्वालिटी। वेल्थ कुछ लोगों के हाथ में सिमट जाती है। मार्जिनलाइजेशन के परिणाम। पॉवर्टी और आइसोलेशन, आइडेंटिटी और डिग्निटी का लॉस। इंक्लूजन की जरूरत। इक्वालिटी और जस्टिस के लिए सोशल इंक्लूजन जरूरी है। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को एम्पावर करने से डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होती है। कंक्लूजन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और मार्जिनलाइजेशन दोनों सामाजिक स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो इनइक्वालिटी को समझाते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन हायरार्की बनाता है जबकि मार्जिनलाइजेशन एक्सक्लूजन करता है। इन दोनों को दूर करने के लिए एजुकेशन, अवेयरनेस और इंक्लूसिव पॉलिसीज बहुत जरूरी है। तभी हम एक न्यायिक और समान समाज बना सकते हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Let's see the next question. Question 7. Explain the various forms of media used to create and reinforce gender stereotypes and gender disparities. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि अलग अलग मीडिया जैसे टीवी,
फिल्म, एड्स, सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर्स जेंडर के स्टेरियोटाइप्स को कैसे बनाते और मजबूत करते हैं। साथ ही ये भी बताना है कि इन पोर्ट्रेयल से जेंडर इनइक्वालिटी कैसे बढ़ जाती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मीडिया एक पावरफुल टूल है जो लोगों के विचार, पहचान और बिहेवियर को शेप करता है। जेंडर स्टेरियोटाइप्स का मतलब है पुरुष और महिला के रोल्स और बिहेवियर के बारे में बनाया गया एक फिक्स्ड इमेज। जेंडर डिस्पैरिटी का मतलब है जेंडर के बेसिस पर अनइक्वल ट्रीटमेंट या अपॉर्चुनिटीज। मीडिया अपनी हर फॉर्म के थ्रू इन स्टेरियोटाइप्स को बार बार दिखाता है, जिससे ये लोगों के दिमाग में सेट हो जाते हैं। कल्टिवेशन थियरी, जॉर्ज जर्बनर और सोशल लर्निंग थियरी, एल्बर्ट बैंडूरा, बताती हैं कि बार-बार देखी गई इमेजेस और मैसेजेस सोसाइटी के सोचने का तरीका बदल देती है। मेन बॉडी। 1. प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स। जेंडर्ड पोर्ट्रेयल। प्रिंट मीडिया में अक्सर मर्दों को स्ट्रांग और लीडर के रूप में दिखाया जाता है, जबकि महिलाओं को इमोशनल और डोमेस्टिक रोल तक सीमित कर दिया जाता है। एडवर्टिजमेंट्स। महिलाओं को ब्यूटी प्रोडक्ट्स या घर के काम से जुड़े रोल्स में दिखाया जाता है। इम्पैक्ट। ऐसे रिपीटेड इमेजेस सोसाइटी के दिमाग में एक फिक्स्ड सोच बना देते हैं कि लड़कियों और लड़कों का रोल अलग अलग होता है। 2. विजुअल मीडिया, टेलीविजन और फिल्म्स। स्टेरियोटिपिकल रोल्स। टीवी सीरियल्स और मूवीज में मर्दों को हीरो और डिसीजन मेकर दिखाया जाता है, जबकि महिलाओं को सपोर्टिंग या इमोशनल रोल्स में। मेल गेज थियरी। लॉरा मल्वे ने ये कॉन्सेप्ट दिया जिसमें बताया गया कि फिल्म्स में महिलाओं को अक्सर मेल प्लेजर के लिए ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। एग्जाम्पल, बॉलीवुड में कई बार हीरोइंस को सिर्फ ब्यूटी के रूप में दिखाया जाता है, उनके कैरेक्टर को कम इंपॉर्टेंस मिलता है। इम्पैक्ट। ऐसे पोर्ट्रेयल से लोगों के दिमाग में जेंडर रोल्स और भी मजबूत हो जाते हैं। 3. एडवर्टाइजिंग मीडिया, जेंडर्ड मार्केटिंग। एड्स में मर्दों के लिए टफ इमेज और महिलाओं के लिए ब्यूटी सेंटर्ड प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं। स्लोगन्स और इमेजरी, जैसे रियल मेन डोंट क्राई या फेयर स्किन इज ब्यूटीफुल जैसे मैसेजेस स्टेरियोटाइप्स को और बढ़ा देते हैं। केस स्टडी। डव का रियल ब्यूटी कैंपेन एक पॉजिटिव एफर्ट था जिसमें अलग अलग शेप और कलर की वीमेन को हाईलाइट किया गया। इम्पैक्ट। एड्स सोसाइटी के जेंडर परसेप्शन को सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं करते, बल्कि उन्हें और स्ट्रांग बना देते हैं। 4. डिजिटल और सोशल मीडिया, न्यू एज स्टेरियोटाइप्स। इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आइडियल बॉडी, परफेक्ट लाइफ और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को प्रमोट किया जाता है। साइबर हरासमेंट। ऑनलाइन वर्ल्ड में महिलाओं को ज्यादा ट्रोलिंग और ऑब्जेक्टिफिकेशन फेस करना पड़ता है। पॉजिटिव चेंज। सोशल मीडिया पर #MeToo और #HeForShe जैसे कैंपेन्स ने जेंडर इक्वालिटी की अवेयरनेस बढ़ाई है। इम्पैक्ट। डिजिटल मीडिया दोनों काम करता है, स्टेरियोटाइप्स को बनाता भी है और तोड़ता भी है। 5. म्यूजिक और एंटरटेनमेंट मीडिया, सॉन्ग, लिरिक्स और वीडियोस। कई सॉन्गर्स महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं या मर्दों को डोमिनेंट दिखाते हैं। रिप्रेजेंटेशन। विमेन आर्टिस्ट्स को उनके लुक्स से जज किया जाता है, जबकि मेल आर्टिस्ट्स को उनके टैलेंट से। इम्पैक्ट। ये सब अनकॉन्शियस लेवल पर जेंडर के बारे में बायस्ड सोच क्रिएट करते हैं। कंक्लूजन। मीडिया हर फॉर्म में जेंडर रोल्स और स्टेरियोटाइप्स को बनाता भी है और मजबूत भी करता है। लेकिन अगर मीडिया चाहे तो वही स्टेरियोटाइप्स तोड़ भी सकता है। इसके लिए जरूरत है बैलेंस्ड और फेयर रिप्रेजेंटेशन की। साथ ही मीडिया लिटरेसी भी जरूरी है ताकि लोग समझ सकें कि हर दिखाई गई चीज सच नहीं होती। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. Evaluate the different types of social mobility. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें सोशल मोबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझा कर उसके अलग अलग टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं। हमें बताना है कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंटरजेनरेशनल और इंट्राजेनरेशनल मोबिलिटी क्या होती है और कैसे लोग सामाजिक स्टेटस में ऊपर या नीचे जाते हैं। थियरीज और एग्जाम्पल्स देने से आंसर और स्ट्रांग बनेगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल मोबिलिटी का मतलब है किसी व्यक्ति या ग्रुप का समाज में अपनी पोजीशन बदलना, चाहे ऊपर जाना हो या नीचे। ये मूवमेंट एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम या स्टेटस के जरिए होती है। सोशियोलॉजी में ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये बताता है कि सोसाइटी कितनी ओपन या रिजिड है। पीटर सोरोकिन और कार्ल मार्क्स जैसे थिंकर्स ने मोबिलिटी के पैटर्न्स और उसके इफेक्ट्स को समझाया है। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी सोसाइटी के अंदर लोगों के बीच पोजीशन चेंज होने को दिखाता है।
ओपन सोसाइटीज जैसे मॉडर्न डेमोक्रेसीज में मेरिट के बेसिस पर मोबिलिटी पॉसिबल है। क्लोज सोसाइटीज जैसे कास्ट बेस्ड सिस्टम्स में जन्म के बेसिस पर हाई पोजीशन फिक्स होती है। पीटर सोरोकिन के हिसाब से मोबिलिटी दो डायरेक्शन में होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और ये एक जनरेशन के अंदर या अलग जनरेशंस के बीच हो सकती है। 2 टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। ए वर्टिकल मोबिलिटी, इसमें व्यक्ति या ग्रुप अपनी सामाजिक पोजीशन ऊपर या नीचे बदलता है। अपवर्ड मोबिलिटी, जैसे एक गरीब आदमी बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। डाउनवर्ड मोबिलिटी, जैसे एक अमीर फैमिली अपनी दौलत खो दे। ये बताता है कि सोसाइटी में अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी कितनी है। बी हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, इसमें व्यक्ति अपनी पोजीशन सेम लेवल पर बदलता है। एग्जाम्पल, एक टीचर एक स्कूल से दूसरे स्कूल चला जाए, स्टेटस सेम रहता है, बस जगह बदलती है। सी इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी, ये तब होती है जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक स्टेटस बदलता है। एग्जाम्पल, एक किसान का बेटा इंजीनियर बन जाए, ये अपवर्ड इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी है। डी इंट्राजेनरेशनल मोबिलिटी, ये एक ही व्यक्ति के जीवन के दौरान होती है। एग्जाम्पल, एक आदमी क्लर्क से मैनेजर बन जाए, ये उसकी पर्सनल लाइफ की प्रोग्रेस दिखाती है। ए स्ट्रक्चरल मोबिलिटी, जब पूरे समाज में बड़े इकोनॉमिक या सोशल बदलाव के वजह से लोगों का स्टेटस बदलता है। एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद नए जॉब्स आने से कई लोगों का स्टेटस ऊपर गया। एफ एक्सचेंज मोबिलिटी, जब एक व्यक्ति ऊपर जाता है और दूसरा नीचे, मतलब टोटल सोशल बैलेंस सेम रहता है। एग्जाम्पल, एक वर्कर प्रमोट हो गया और दूसरा डिमोट, टोटल सिस्टम में कोई चेंज नहीं आया। 3 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल मोबिलिटी। एजुकेशन सबसे पावरफुल फैक्टर है जो स्किल और नॉलेज देता है। ऑक्यूपेशन और इनकम, नए जॉब और हायर सैलरी से स्टेटस बढ़ता है। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, शहरी जीवन नए चांसेस देता है। पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम, डेमोक्रेसी और इक्वालिटी लॉज मोबिलिटी को बढ़ते हैं। मैरिज और फैमिली बैकग्राउंड, हाई स्टेटस फैमिली में शादी करना भी स्टेटस बदल सकता है। 4 थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन सोशल मोबिलिटी। फंक्शनलिस्ट व्यू, डेविस एंड मूर, मोबिलिटी लोगों को मेहनत करने और प्रोडक्टिव बनने के लिए मोटिवेट करती है। कॉन्फ्लिक्ट व्यू, कार्ल मार्क्स, मोबिलिटी क्लास इनइक्वालिटी के कारण लिमिटेड होती है। वेबियरियन व्यू, मैक्स वेबर, मोबिलिटी सिर्फ पैसा नहीं बल्कि क्लास, स्टेटस और पावर पर भी डिपेंड करती है। ये सब दिखाते हैं कि मोबिलिटी सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि सोशल स्ट्रक्चर से भी जुड़ी होती है। कंक्लूजन, सोशल मोबिलिटी समाज में इक्वालिटी और प्रोग्रेस का इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। ये बताता है कि कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से अपनी पोजीशन बदल सकता है या नहीं। अपवर्ड मोबिलिटी मोटिवेशन देती है, जबकि डाउनवर्ड मोबिलिटी फ्रस्ट्रेशन ला सकती है। हर समाज का एम होना चाहिए कि सबको इक्वल चांसेस मिले ताकि सोसाइटी फेयर और डायनामिक बन सके। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 9. Provide a brief overview of significant people's movements in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें भारत के महत्वपूर्ण जन आंदोलनों का एक छोटा सा ओवरव्यू देना है। हमें बताना है कि ये मूवमेंट्स क्यों हुए, कौन से लीडर्स ने लीड किया, और इनका समाज और राजनीति पर क्या असर पड़ा। इसमें फ्रीडम स्ट्रगल, किसान आंदोलन, दलित और महिला आंदोलन और एनवायरमेंटल मूवमेंट्स सबका जिक्र करना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। भारत के लोगों के आंदोलन ने हमेशा देश के सामाजिक और लोकतांत्रिक विकास में बड़ा योगदान दिया है। ये आंदोलन अन्याय, असमानता और शोषण के खिलाफ जन संघर्षों से निकले थे। आजादी के पहले और बाद दोनों दौरों में लोगों के आंदोलन ने बदलाव और न्याय के लिए आवाज उठाई। इन मूवमेंट्स ने सिर्फ विरोध नहीं किया बल्कि सामाजिक सुधार और नई सोच भी दी। मेन बॉडी। 1. प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स। भारत का आजादी आंदोलन दुनिया के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920-22 महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें लोगों ने ब्रिटिश सामान और संस्थानों का बहिष्कार किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930-34 और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 ने देश को एकजुट किया और ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक मजबूत संघर्ष शुरू किया। इन आंदोलनों ने समाज के अलग अलग वर्गों को जोड़ा और एक नई लोकतांत्रिक सोच दी। 2. पोस्ट इंडिपेंडेंस सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट्स।
आज़ादी के बाद भी गरीबी, असमानता और जमीन के सवालों पर कई आंदोलन हुए। तेलंगाना पेजेंट मूवमेंट 1946-51 ने जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया। नक्सलाइट मूवमेंट 1967 के बाद ने किसानों के अधिकार और जमीन वितरण के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन बाद में ये वायलेंट रूप ले गया। इन आंदोलनों ने रूरल इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन जैसे मुद्दों पर ध्यान खींचा। 3. मूवमेंट्स फॉर सोशल जस्टिस। दलित मूवमेंट का उद्देश्य था जाति व्यवस्था और अनटचेबिलिटी खत्म करना। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके मुख्य नेता थे जिन्होंने समता और अधिकार के लिए संघर्ष किया। दलित पैंथर्स 1970 ने सामाजिक न्याय और सम्मान के लिए नई सोच दी। विमेन्स मूवमेंट ने 1970-80 में तेजी पकड़ी। इसने महिला सुरक्षा, समा अवसर और डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आवाज उठाई। सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया। 4. एनवायरमेंटल एंड रीजनल मूवमेंट्स। चिपको मूवमेंट 1973 उत्तराखंड में हुआ, जहां गांव की महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर प्रोटेस्ट किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 मेधा पटकर के नेतृत्व में हुआ, जिसमें बड़े बंधों के खिलाफ लोगों ने अपना घर बचाने के लिए संघर्ष किया। असम मूवमेंट 1979-85 और झारखंड मूवमेंट ने रीजनल पहचान और विकास के लिए आवाज उठाई। 5. कंटेम्पररी पीपल्स मूवमेंट्स। अन्ना हजारे मूवमेंट 2011 ने भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर में लोगों को जोड़ा। फार्मर्स प्रोटेस्ट 2020-21 ने किसानों के अधिकार और आर्थिक न्याय के मुद्दे पर सरकार को चुनौती दी। आज के युग में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और यूथ लेड मूवमेंट्स नए सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठा रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज और रोजगार। कंक्लूजन। भारत के जन आंदोलन देश के लोकतांत्रिक जज्बे का सबसे बड़ा प्रमाण है। इन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, सरकार को जिम्मेदार बनाया और सामाजिक बदलाव लाया। आज़ादी से लेकर आज तक यह मूवमेंट्स हमें याद दिलाते हैं कि जब लोग मिलकर आवाज उठाते हैं तो बदलाव संभव है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Write short notes on any two of the following. A. Polygenesis versus monogenesis. B. Concept of fairness and justice. C. Impact of ICT on people's empowerment. D. The elite class. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए हम चारों पर लिखेंगे ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल सके। ये टॉपिक्स सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पुरानी सोच जैसे ह्यूमन ओरिजिन को दिखाते हैं और कुछ मॉडर्न आइडियाज जैसे आईसीटी और एम्पावरमेंट को। आंसर। इंट्रोडक्शन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जस्टिस और एम्पावरमेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जो समाज के स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को समझाते हैं। पॉलीजेनेसिस और मोनोजेनेसिस ह्यूमन ओरिजिन को एक्सप्लेन करते हैं। फेयरनेस और जस्टिस सामाजिक न्याय को दिखाते हैं। आईसीटी आज के समय में लोगों को एम्पावर करता है और एलिट क्लास पावर स्ट्रक्चर को बताता है। ये सब कॉन्सेप्ट्स मिलकर समाज के पुराने और नए दोनों पहलू को कवर करते हैं। मेन बॉडी। ए. पॉलीजेनेसिस वर्सेस मोनोजेनेसिस। अर्थ और अंतर। मोनोजेनेसिस कहता है कि सभी ह्यूमंस एक ही कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। पॉलीजेनेसिस कहता है कि अलग अलग रेसेस अलग जगह पे अलग ओरिजिन से आए। ऐतिहासिक संदर्भ। मोनोजेनेसिस को क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने सपोर्ट किया था एक क्रिएशन थियरी के रूप में। पॉलीजेनेसिस का यूज कॉलोनियल टाइम में रेशियल डिफरेंसेस जस्टिफाई करने के लिए हुआ। साइंटिफिक व्यू। मॉडर्न जेनेटिक्स के हिसाब से सभी ह्यूमंस अफ्रीका से आए। इस थियरी को आउट ऑफ अफ्रीका कहा गया, इसलिए मोनोजेनेसिस को साइंटिफिक सपोर्ट मिलता है। महत्व। ये थियरीज बताती हैं कि रेस और ह्यूमन डाइवर्सिटी समझने में साइंस और आइडियोलॉजी का क्या रोल है। बी. कॉन्सेप्ट ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस। अर्थ। फेयरनेस मतलब सबके साथ बराबरी और इम्पार्शियल व्यवहार। जस्टिस मतलब न्याय और कानून के जरिए यूएस बराबरी को एंश्योर करना। फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड। जॉन रॉल्स ने जस्टिस एज फेयरनेस थियरी दी थी, जिसमें सबको इक्वल लिबर्टी और अपॉर्चुनिटी मिलती है। एरिस्टोटल ने जस्टिस को हर व्यक्ति को उसका हक देना कहा। सामाजिक प्रयोग। फेयरनेस डिस्क्रिमिनेशन को रोकती है और जस्टिस उसे कानूनी रूप से संभालती है। आज के समाज में दोनों मिलकर सोशल इक्वालिटी बनाए रखते हैं। उदाहरण, रिजर्वेशन पॉलिसीज और जेंडर इक्वालिटी लॉज इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। सी. इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी ऑन पीपल्स एम्पावरमेंट।
आईसीटी का मतलब। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, में इंटरनेट, मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आते हैं जो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन एक्सेस को ईजी बनाते हैं। एम्पावरमेंट कैसे होता है? आईसीटी से लोगों को एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट के नए मौके मिलते हैं। रूरल एरियाज तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है और गवर्नमेंट स्कीम्स एक्सेसिबल होती है। उदाहरण, डिजिटल इंडिया, जान धन योजना और उमंग ऐप ने लोगों को डिजिटली एम्पावर किया है। चैलेंजेस, डिजिटल डिवाइड और इलिटरेसी अभी भी एक बड़ी दिक्कत है। द एलीट क्लास। एलीट क्लास समाज का वो छोटा ग्रुप है जिनके पास पावर, पैसा और प्रभाव होता है। सिद्धांत, परेटो और सी राइट मिल्स ने एलिट के थियरीज दिए जहां एलीट्स को सोसाइटी के डिसीजन मेकर्स कहा गया। मिल्स का पावर एलीट थियरी कहता है कि कुछ लोग पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और आर्मी पर कब्जा करते हैं। फीचर्स, पावर और पॉलिसी पर कंट्रोल, सामाजिक ट्रेंड्स और वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करते हैं। प्रभाव, एलीट्स प्रोग्रेस लाते हैं पर इनइक्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं। डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी उन्हें लिमिट करती है। कंक्लूजन, इन 4 टॉपिक्स से हमें पता चलता है कि ह्यूमन ओरिजिन, सोशल न्याय, टेक्नोलॉजी और क्लास सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट सामाजिक विकास, बराबरी और पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में हेल्प करते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।